Hello and good evening. My name is Pathikrit Pine. Welcome to another episode of Amrit Kal Pure. Today we have with us again the director of Dr. Shama Prasad Mukherjee Research Foundation, Mr. Vinay Singh. Today we'll discuss a very important issue that happened almost simultaneously when the Operation Sindoor was happening. Its name is Operation Black Forest. It was one of the most intense anti-Maoist operation in some of the biggest strongholds of the Maoist in the deep forest of Chhattisgarh and Telangana that happened in the last 2 months. To discuss that and to discuss in the larger context of anti-Maoist operations that was done in the last 10 years by under the guidance of Prime Minister Modi and how it is different from what it was during the UPA era, we would have this interaction between me and Mr. Vinay Singh, who is considered to be one of the greatest minds of this generation so far as internal security from grassroots perspective is concerned. Back to you, Vinayda. What do you think about जैसे ऑपरेशंस चल रहा है या जिस तरह के आउटकम है? मुझे तो लगता है कि इस तरह के ऑपरेशंस पिछले 5 साल में जो हुआ है उसके पहले 2010-11 जब बड़े बड़े टाइम मतलब माओवादी 75-80 सीआरपीएफ जवानों को एक दिन एम्बुश करके मार देते थे और कोई रिएक्शन नहीं होता था, तो उस रिएक्शन होता था ना, जेएनयू में सेलिब्रेशन होता था, तो उस टाइम से आके आज इस तरह का ऑपरेशन जहाँ पे 20,000 कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ के पुलिस और तेलंगाना का पुलिस एक साथ एक ऑपरेशन करता है और इस लेवल की सीक्रेसी जहाँ पे जो गढ़ है माओवादियों का, जो एक तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर में करेगुट्टामालू एक जगह है या ऐसा ही कोई नाम है, पहाड़ है, और कुछ कुछ जगह देयर इज अ प्लेस इन एंड अराउंड नारायणपुर बस्तर एंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर, वो 3 डिस्ट्रिक्ट का। तो इस जगह पे इन द मोस्ट इंटेंस एंड डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे पिछले शायद 30-40 साल में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया था, उस लेवल का जो ऑपरेशन होम मिनिस्ट्री ने कोऑर्डिनेट करके करवाया और जिस डिटर्मिनेशन से अमित शाह जी इसको कोऑर्डिनेट सिंक्रोनाइज कर रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय? पथिकृत जी, हम लोगों का फेवरेट टॉपिक है हमारा आपका, मतलब कि जब केंद्र सरकार ने डेडलाइन तय नहीं किया था कि मार्च 2027, तब से हम लोग बात कर रहे थे। फिर सरकार ने उसको प्रीपोन किया डेडलाइन को, क्योंकि काम तैयारी तो बड़े पैमाने पे थी और जिस तरीके से सक्सेस मिलना शुरू हुआ तो 1 साल पहले उसको प्रीपोन किया गया। और ये अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उसको 1 साल पहले किया गया, मार्च 2026, जीरो नक्सल इंडिया वो टारगेट है। लेकिन मुझे एक चीज लग रहा है कि the way the security forces they are achieving their targets successfully, मुझे लग रहा है कि मार्च 2026 भी लेट है, उसके पहले ही अचीव हो जाएगा। जीरो नक्सल इंडिया मार्च 2026 से पहले ही अचीव हो जाएगा। ये एक बात और है कि this kind of action does not happen or a success story, this kind of success story, it is not achieved in a single day or a single night. इसके लिए लगातार एक कार्यक्रम चलता रहता है। और मुझे लग रहा है कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दिल्ली में सेंटर स्टेज पे आते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद से लेकर के अभी तक कुछ कुछ धीरे धीरे करके एक पूरी यात्रा है नक्सलिज्म को लेकर के। और ये कॉन्फिडेंस आना कि एक डेडलाइन दे करके, ये दुनिया में कोई कंट्री डेडलाइन नहीं दे सकता। ये माओइज्म का एक मैनिफेस्टेशन इंडिया में है नक्सलिज्म, नहीं तो माओइज्म इज अ थ्रेट अक्रॉस द वर्ल्ड। और माओइस्ट टेररिस्ट आउटफिट्स, मोस्ट वायलेंट आउटफिट्स, ये दुनिया के कई देशों में ऑपरेट करते हैं। ये ग्लोबल कंसोर्टियम है इनका। तो इंडिया का ये कहना कि हम इसको जीरो कर देंगे, इसके लिए बहुत दिन की तैयारी चलती है। और मैं ये कहता हूं बार बार, हम और आप दोनों कहते थे कि ये हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं है, ये पूरा 360 डिग्री WOG होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसको बोलते हैं, कि हर तरीके से आपको कन्विंस किया जा रहा है आप मिनिस्ट्री में आइए, आपको कन्विंस किया जा रहा है आप सरेंडर कीजिए, और दूसरी तरफ आपके परिवार से भी बात हो रही है, आपको मिनिस्ट्रीमिंग का भी प्रयास हो रहा है, और नहीं सुधरेंगे तो फिर आपसे ज्यादा बंदूकें हमारे पास है और हम फुल हार्टेडली आपके खिलाफ, आपको मिनिस्ट्रीमिंग करने का भी हमारा फुल हार्ट अप्रोच है, और अगर नहीं मानेंगे तो आपको फिर इस दुनिया से अलग करने का भी ये भी फुल हार्ट अप्रोच है, जिसको WOG अप्रोच या 360 डिग्री अप्रोच बोलते हैं। ये है। दूसरा,
मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये फुल हार्ट अप्रोच है, और कांग्रेस का टाइम में, यूपीए गवर्नमेंट में हाफ हार्टेड अप्रोच था। क्योंकि आप देखिए, देयर आर सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ सीपीआई, माओइस्ट। वन डॉक्यूमेंट आई एम कोटिंग इज ऑफ ईआरबी मीटिंग, ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो मीटिंग 2015। उसमें दे पास्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट एंड मिस्टर मोदी, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ भी रेजोल्यूशन पास किया। और उस रेजोल्यूशन में देखेंगे तो पहला जो पैरा है ईआरबी 2015 के रेजोल्यूशन का, जो पहला पैरा है, उसमें है कि हमारी प्रॉब्लम्स मनमोहन और सोनिया गांधी की सरकार जाने के बाद बढ़ी है, और ऐसा हमने पहले ही फोरकास्ट किया था कि मोदी के आने से ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो मोदी जी को आए हुए 1.5 साल हुए थे उस समय, जब ईआरबी की मीटिंग हुई थी। और उसके बाद फिर नीचे आप देखेंगे तो फिर वो होता है कि हम मोदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि किसी भी तरीके से इसको हटाना है, इनको हटाना है। और यू विल बी सरप्राइज्ड पथिकृत जी कि दिस प्रस्ताव वो मैच्योर हुआ जाकर के 2018 में इट फाइनली कंक्लूडेड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मारना है। तो ये केवल वो जो प्रस्ताव है, उसमें जो पिछली सरकार थी उसमें उनका कंफर्ट जोन दिखता है, दूसरा इस प्रस्ताव में उनका डिस्कंफर्ट जोन दिखता है, और फिर लास्ट में ये डिस्कंफर्ट इतना बढ़ता है कि 2018 में रोना विल्सन और सिराज अहमद, इन दोनों जेएनयू वाले थे, दोनों ने प्राइम मिनिस्टर को मारने का प्लान बनाया। दोनों नहीं बनाया, सीपीआई माओइस्ट ने बनाया, ये दोनों इंस्ट्रूमेंटल थे, ये बड़े प्लेयर्स थे उस कॉन्स्पिरेसी के। तो मुझे लग रहा है कि नक्सलियों को परेशानी पहली बार इस तौर पे, इस तरीके से, ये पहली बार फेस करना पड़ा है। और ये एक दिन का नहीं है। एमएचए इसमें कई वर्षों से लगातार लगा रहा है, और पिछले 5 वर्षों में मैं बोलूंगा जो अमित शाह जी का रिजीम है उसमें तो कमाल का काम हुआ है। हम लोगों को लगता है कि एमएचए का काम केवल पैरामिलिट्री और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एमएचए इतने माइन्यूट कामों में लगा हुआ है, और वो सारे, जैसे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का काम एमएचए के पास, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का ये जो अभी सक्सेस स्टोरी है, इसमें बहुत बड़ा रोल। जी जी, बहुत आपने सही कहा। और मैं आपको जस्ट टू ऐड व्हाट यू सेड, उनका तो कंफर्ट जोन पिछले सरकार में था ही, क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था यूपीए के टाइम, वहां पे माओइस्ट सिंपथाइजर्स होते थे। वहां पे ऐसे ऐसे लोग थे जिनको प्लानिंग कमीशन में जगह दी थी। विनायक सेन जो है, ही वॉज कन्विक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, फिर उनको जगह दी गई थी। दूसरी चीज है कि हाफ हार्टेड अप्रोच, अब देखिए उस टाइम आपको याद होगा जितने सारे ये अरुंधति रॉय और जितने लोग एनजीओज, इनको एक्सेस मिलता था माओवादियों के पास, खुली एक्सेस, वो जाके इंटरव्यूज लेते थे, इनको कहते थे गांधीयंस विद गन्स। तो ये जो अर्बन नक्सल्स है, और ये अर्बन नक्सल्स जो ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ द माओइस्ट टेररिस्ट, जिनके बारे में आपने कहा कि अल्टीमेटली दे कंस्पायर टू असैसिनेट द ऑनरेबल पीएम आल्सो, फॉर्चुनेटली दे फेल्ड। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था, और जिस तरह से ये लोग माओवादी को जस्टिफाई करते थे शहरों में कि गांधीयंस विद गन्स, वो स्पेस आज नहीं है। सारे एनजीओ की एक्सेस बंद हो गई है माओवादियों के पास। ये इनको जितना स्पेस मिलता था मेन स्ट्रीम मीडिया में टू क्रिएट, टू शैडो बॉक्सिंग फॉर माओइज्म, वो बंद कर दिया गया है। उसके बाद 2-3 चीजें, जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड, आपने इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बात किया, ये एक बहुत अहम इशू है। क्योंकि पहली चीज तो है कि पहले होता था कि माओवादी एक स्टेट के दूसरे स्टेट में भाग गया, जंगल से ही भागा, लेकिन उसके बाद भी आपको परमिशन चाहिए स्टेट पुलिस को दूसरे स्टेट में जाने की, ऐसा माहौल होता था। आज जो ऑपरेशंस होते थे, आपने जो सही, बिल्कुल सही कहा, जिस लेवल का कोऑर्डिनेशन एमएचए कर रहा है, जिस लेवल का टेक्निकल सर्वेलेंस है, जो ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस या फिर और भी शायद एजेंसीज काम कर रहा है, एकदम पिन पॉइंट प्रिसीशन आपको इंटेलिजेंस दे रहा है। जिस लेवल का मॉडर्नाइजेशन हुआ है सेंट्रल पुलिस फोर्स, चाहे वो आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, कोबरा बटालियन हो, या फिर जो छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, या फिर एसटीएफ है, बस्तरिया बटालियन है, इनका जो मॉडर्नाइजेशन किया गया, और C60 जो है गढ़चिरौली में काम करता है महाराष्ट्र में, तो इनका जो, और ये सारे ट्राइबल है, तो ये जो एक हाइप क्रिएट करके रखा गया कि माओवादी जो है वो ट्राइबल्स के लिए काम करते हैं, इससे गलत साबित हो गया इस कारण से, क्योंकि जो लोग
आज डीआरजी या एसटीएफ या C60 या जितने सारे और संगठन है स्टेट लेवल के स्पेशल यूनिट, सारे ट्राइबल्स है, और इन लोग ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो भुगते हैं माओवादियों के हाथ में, एंड देन दे ज्वाइन द पुलिस फोर्सेस टू टेक रिवेंज। तो ये इस आप सोचिए, मैं एक जस्ट बिफोर आई हैंड ओवर टू यू, जिस लेवल का कोऑर्डिनेशन, मतलब 15-20 हजार सोल्जर एक साथ जा रहा है इनसाइड द फॉरेस्ट, उसके बावजूद आप सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो, उसके बावजूद, और वो ऐसा आसान फॉरेस्ट नहीं है, डेंस फॉरेस्ट जहां पे जंगली जानवर है, हर 2 कदम में आपको सांप बिच्छू मिलेगा, आपको खाने की पानी की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना वापस नहीं आ सकते। आप सोचिए किस लेवल का पॉलिटिकल कन्विक्शन अगर होता है, तभी इस लेवल की कमिटमेंट दिखेगा आपके सोल्जर्स में। तो वो जो दिखा है कि मेरे खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस नहीं लगेगा अगर मैं जाके एक माओवादी को मारूंगा, पहले वो हो जाता था ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस। तो जिस तरह से अमित शाह जी अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिस तरह से ये माहौल क्रिएट किया है, मुझे लगता है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट is almost at par with Operation Sindoor so far as security of India is concerned. Yes, एक तो cross border terrorism and the other is internal security. yes, yes, yes. आपका क्या राय है? 2 चीजें मुझे लगती है कि एक तो रोमांटिक इसको बनाने का प्रयास होता था, कि रोमांटिसाइज करना होता था। तो यूनिवर्सिटी में जो नए बच्चे आते थे तो क्रांति और एकदम बंदूक के नली से क्रांति निकलती है, तो क्या होता है कि यंग एज के टेम्परामेंट को मैच करता है, और इतना बढ़िया से उसको पैकेज करके देते थे कि लोगों को लगता था इसी से क्रांति हो जाएगी, दुनिया बदल देगी। और मैं बताऊं प्रतिकृत कि across the world there is not a single person who can be said that okay look, ये लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट और ये जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है, इसका ये सक्सेस स्टोरी है, इसको समाज आदर्श मान सकता है। नॉट अ सिंगल विलेज, नॉट अ सिटी, नॉट अ कंट्री। तो ये जो रोमांटिसाइज करने का जो एक तरीका था वो खत्म हो गया, लोगों को मालूम चले, क्योंकि एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं है, क्योंकि डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स नए लड़के भर्ती हो रहे हैं और मालूम चल रहा है कि अचीवमेंट के नाम पे यही है कि यू हैव किल्ड सो मेनी इनोसेंट्स, और आप मेन स्ट्रीम से अलूफ हो गए। एक बढ़िया करियर हो सकता था, देश में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते थे, यू बिकम अ क्रिमिनल, यू गॉट अ टैग ऑफ अ किलर, अ टेररिस्ट। दूसरा कि जो मीडिया में बैठे हुए लोग थे, पहले कोई नक्सलवादी मारा गया, कोर्ट में तो जाते ही थे, ह्यूमन राइट्स फेक एनकाउंटर के नाम पे डिबेट्स होते थे मेन स्ट्रीम मीडिया में प्राइम टाइम पे, और डिमोनाइज किया जाता था सिक्योरिटी फोर्सेस को। कई लोगों को तो जेल जाना पड़ा जी उसके बाद। तो ये बंद हुआ है। मुझे लग रहा है कि अभी हिम्मत नहीं है, मैं वर्ड बहुत हार्श यूज कर रहा हूं, अभी हिम्मत नहीं है कि यू कैन सिंपैथाइज विद अ टेररिस्ट और अ माओइस्ट इन द मेन स्ट्रीम मीडिया और एनी मीडिया, ठीक है। और हिम्मत है तो एक बार सिंपैथाइज करके दिखाओ। देश में कानून है और वो माओवादियों के लिए भी लागू होता है, उनके प्रति सिंपैथी करेंगे तो आपको लोग देख रहे हैं। एक तो मुझे लगता है ये भी बड़ी बात हुई। दूसरा कि FCRA 2020 का भी मैं मानता हूं बड़ा रोल है। इनका जो एक इकोसिस्टम था उसको डैमेज किया हमने, उसको डेमोलिश किया। बाहर से पैसे आते थे लोकसभा के नाम पे और इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट लोगों को फंडिंग होती थी। लेवी से जो पैसे आते थे उस सिस्टम को भी चोक किया हमने। और एक बात हुई, मोदी सरकार के आने के बाद पिछले 10 सालों में गांवों तक एक चीज हुआ है, उनका मेन स्ट्रीमिंग हुआ है जी। और उनका लीग ऑफ एस्पिरेशन बदला है। सड़क चाहिए हमको, अच्छा सड़क चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, बिजली चाहिए 24 घंटा चाहिए, ये सुदूर मोबाइल के टावर्स चाहिए हमको अच्छी शिक्षा चाहिए। तो ये जो लीग ऑफ एस्पिरेशन बदला, तो उन्होंने देखा कि जो काम 30 साल 40 साल पहले बाकी देश के कोनों में हो गया वो उन एरियाज में क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने पाया कि चूंकि माओइस्टों ने ये नहीं होने दिया, सरकार से कट ऑफ रखा और सरकार का एक इमेज बनाकर कहा कि ये विलेन है। जब सरकार उनके डोर स्टेप पे गई कि गवर्नमेंट एट डोर स्टेप, जो मोदी जी का एक मॉडल था, तो अब लोगों को लगा कि अरे सरकार तो विलेन नहीं है, सरकार तो हमारे पक्ष की है और सरकार हमारा अपलिफ्टमेंट चाहती है। मुझे लगता है कि ये बड़ी सक्सेस स्टोरी है। लीग ऑफ एस्पिरेशन वहां के लोगों का बदला है। दूसरा कि एक चीज और है कि आप देखेंगे कि 2004 में जब सीपीआई माओइस्ट फॉर्म हुआ, तो उसको 9th कांग्रेस बोलते हैं ऑफ सीपीआई माओइस्ट।
लेकिन उसमें दो ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर हुआ था, एमसीसी और पीडब्ल्यूजी का। आपस में तो मर्डर्स होते थे, किलिंग्स होती थी दोनों के बीच में। तो इंटरनेशनल फोर्सेस जो लगी होंगी, जो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उनके बीच में मर्जर करा दिया। दैट वाज नोन एज 9th कांग्रेस ऑफ सीपीआई माओइस्ट। सो डॉक्यूमेंट वाज रिटन, स्टीर स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। In that, there was a 13th chapter, UPUA. UP means urban perspective. And in 2007, this UP urban perspective became a full-fledged document. It was named Urban Perspective or Work in Urban Areas, UPUA. We must read that document. माओइस्ट वो एडमिट कर रहे हैं कि वी आर नॉट गेटिंग कार्डर्स, हमको कार्डर्स नहीं मिल रहे। स्टेट का आर्ट ऑफ सर्विलांस, स्टेट ऑफ आर्ट जो सर्विलांस का है, दैट हैज ग्रोन मल्टीफोल्ड। पहले स्टेट का सर्विलांस या जो काउंटर मैकेनिज्म था कमजोर था, क्योंकि उनका जो लैंडमाइन था, उस टेक्नोलॉजी का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। जंगल में जो उनका स्ट्रांग होल्ड था, उसमें हमारा जवाब नहीं था। जंगल में हम पेनिट्रेट कर पाए हैं विद ट्रस्ट। गवर्नमेंट के जो प्रोग्रेस के जो अलग अलग डिमेंशंस हैं, उससे हम लोगों ने वहां तक पहुंच बनाने की स्थिति पाई। लैंडमाइन का जवाब हमारे पास आया है। वो सबसे बड़ा जवाब ये है कि एक तो उनका साख कम हुआ है, उनका ट्रस्ट कम हुआ है। दूसरा, ये जितने फोर्सेस हैं, ये डीआरजी का आपने नाम लिया, या एसटीएफ है, या अलग अलग जो स्टेट फोर्सेस हैं, उसमें लोकल ट्राइबल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा। वो इसलिए बढ़ा क्योंकि उनका जो ट्रस्ट है वो सरकार के प्रति बढ़ा। और मुझे लगता है कि जंगल में जो लैंडमाइंस के खिलाफ जो सबसे बड़ा जो एक स्ट्रैटेजिक वेपन है, वो ये वहीं के लोग हैं जो उस टेरेन को बेहतर समझते हैं। जी, और उसके साथ एक है वो पूरा टैक्टिकल अप्रोच जो बदला गया था, वो बाइक्स में जाना, दो दो करके बाइक में, तो आईईडी इस्तेमाल करना उस लेवल पे मुश्किल होता था माओवादियों के लिए। दूसरी चीज है, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक चीज है कि ये अर्बन नक्सल जो ये एक माहौल, एक हाइप तैयार करता था, फेक नैरेटिव कि वो वेलफेयर और रेवोल्यूशन की बात करते थे, अल्टीमेटली देखा गया कि दे वर हॉबनॉबिंग एंड सिंपैथाइजिंग विद रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो सेसेशनिस्ट फोर्सेस है, वो भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन थे और ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। अल्टीमेटली द अर्बन नक्सल्स बिकम एंटी हिंदू। वो वेलफेयर की बात कुछ नहीं था। इनफैक्ट दे हैड वेरी वेरी कोजी लाइफस्टाइल। और मैं आपके जस्ट टू फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू ऐड टू व्हाट यू सेड। इनका जो कॉरिडोर था पशुपति टू तिरुपति, ये जो नेपाल से आंध्रा जो कॉरिडोर था, इंक्लूडिंग द छत्तीसगढ़ का जो दंडकरण लिबरेटेड जोन, फ्रॉम एसएसबी का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया, बटालियंस बढ़ाया गया, तो वो नेपाल से कट ऑफ किया गया। फिर उनका जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आता था, वो एनआईए उसको कट किया। एनआईए इन्वेस्टिगेशंस इनटू मनी लॉन्ड्रिंग एंड द हवाला मैकेनिज्म थ्रू व्हिच मनी यूज्ड टू गो, उसको काट दिया गया। फिर इनके पास जो डायनामाइट्स जाते थे, वो डायनामाइट्स बेसिकली जो पत्थर तोड़ने के काम में आते थे, पहाड़ तोड़ने के, रास्ता बनाने की, ये डाइवर्ट हो जाता था इनके पास। इनको एनआईए ने तोड़ा है। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है, एनटीआरओ, हाँ, एनटीआरओ का तो टेक्निकल सर्वेलेंस वाला बहुत ही अहम रोल है। और चौथा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इस सरकार ने किया है, ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, मतलब पहले क्या होता था, और ये मैं फिजिकली ये सब जगह पे जाके आई हैव विटनेस्ड इट। पहले क्या होता था कि सीआरपीएफ वो जाते थे, ऑपरेशन करते थे, फिर अपने बेस कैंप में वापस आ जाते थे। बट आफ्टर मोदी जी केम फ्रॉम, स्पेशली इन द लास्ट से, जब से अमित शाह जी बिकेम द होम मिनिस्टर, एक अगर फोर्सेस 10 किलोमीटर जा रहे हैं इनसाइड द डेंस फॉरेस्ट, दंडकरना, दांतेवाड़ा, बस्तर, वो जो डेंस इलाका है, तो 10 किलोमीटर जाने के बाद वहां पे बेस बना दी, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, वहां से पीछे नहीं आएगा। फिर वो जो बेस बनाया, वहां से फिर 10 किलोमीटर आगे गया। ये करते करते उनका जो एरिया डोमिनेशन है, ये आज एक अभूतपूर्व जगह पे पहुंच गया है, जो पहले था ही नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो ट्राइबल्स है, दे आर द सन ऑफ द सॉइल। उनके लिए वो नेचुरल हैबिटेट है। उनको मिट्टी से पता चल जाता है कि कितने दिन पहले यहां से कोई गुजरा है। सो दैट काइंड ऑफ जो टेक्निकल सर्वेलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, स्पेंडिंग मनी ऑन वेपन सिस्टम, स्पेंडिंग मनी ऑन ट्रेनिंग, सरकार ने बोल दिया हर एक स्टेट में काउंटर इंसर्जेंसी, एंटी टेररिस्ट एक स्कूल होना चाहिए। कांकेर में एक स्कूल है, काउंटर टेररिस्ट जंगल वॉरफेयर स्कूल, ब्रिगेडियर पोनवार चलाते हैं। तो सरकार ने पैसा खर्च किया है। और आपने जो सबसे अहम चीज आपने कहा,
होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। ये सिर्फ एंटी माओइस्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा था, उसके साथ डेवलपमेंटल वर्क हो रहा था, उसके साथ रास्ता बना, सुकमा का जो रोड है वो रोड का कॉन्ट्रैक्टर सर सीआरपीएफ बन गया कि कोई प्राइवेट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर मतलब आने यू को कैन नॉट तैयार ही नहीं। इमेजिन, एकदम नॉन ट्रेडिशनल फॉर्मेट है ये, नॉन ट्रेडिशनल फॉर्मेट, और कितना सैक्रिफाइस सीआरपीएफ का उस चीज में है, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। अनइमेजिनेबल। तो ओवरऑल इफ यू सी, आई थिंक अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है या इवेंचुअली $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो एक्सटर्नल थ्रेट से इंडिया को सिक्योर करना जितना जरूरी था, उतना ही जरूरी था इंटरनल सिक्योर थ्रेट से सिक्योर करना। और इंटरनल थ्रेट में सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो ये माओवादियों का था। मैं लास्ट में एक चीज कहूंगा दादा, आई 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 एम अवेयर ऑफ दिस। पहले के जमाने में जो होता था, कोई हार्ड कोर टॉप माओवादी नेता को अगर घेरा गया, मतलब ही वॉज कॉर्नर्ड, तो सर फोन चला जाता था, एक एग्जिट रूट दिया जाए। ये जमाना खत्म हो गया है। और नहीं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं फोन करने का, कोई फोन उठा नहीं रहा, उनके दोस्त लोग भी नहीं उठा रहे। मैं वही बोल रहा हूँ, दिल्ली में इवन देयर फ्रेंड्स आर नॉट पिकिंग अप द फोन कि तुम्हारे साथ साथ हम भी जाएंगे। दिस इज वेयर मैं यही बोल रहा हूँ कि जो लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और अमित शाह जी का, जिस तरह का एग्जीक्यूशन और जो डिटर्मिनेशन है, दैट आई थिंक इज द डिसाइसिव फैक्टर फॉर मेकिंग इंडिया सिक्योर द वे इट इज। और लास्ट में अंततः मुझे लगता है कि देयर इज एन एक्सटर्नल डायमेंशन टू दिस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एज वेल। सो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, और इसमें पाकिस्तान का भी हाथ था, क्योंकि एक टाइम था लश्कर तौयबा एंड दोस इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैड जॉइंड हैंड्स विद द माओइस्ट। तो आप देखेंगे बहुत सारे माओइस्ट के टैक्टिक्स इंक्लूडिंग द आईईडीज वेयर बीइंग रेप्लिकेटेड इन कश्मीर। सो इस तरह का जो मुहिम चलाना, और एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि इंडिया वॉज फुल फ्लेजेड एट वॉर। इंडिया को 4 ट्रिलियन तक जीडीपी भी मोदी जी लेके गए इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस। और इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज में या एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज में इट हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ वर्क। आपने पहले के जमाने में भी देखे थे और हमने भी देखे थे, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 2010 में डिरेल हो गया था, डिरेल करवाया गया था बंगाल में। क्या हुआ था उस टाइम? जो रेल मिनिस्टर थी वो बोल दी कि लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट, हो गया खत्म, कोई कुछ नहीं किया। 75 जवान्स वर मैसेक्ड। पथिकृत जी, you just mentioned about this माओइस्ट और इस्लामिक रेडिकल्स के रिलेशन के बारे में। तो मैं बताऊं कि देयर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड मौलाना हसरत मोहानी। वो सीपीआई के मेंबर होते थे, मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ही। सो उन्होंने एक बार कहा कि मुसलमानों ने कहा कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट। तो मौलाना हसरत मोहानी ने एक फॉर्मूला बताया कि you minus God from Islam, it becomes communism, and add God to communism, so it becomes Islam. तो उन्होंने एक ट्रांजिट रूट दिया कि एट द सेम टाइम आप दिन में 6 घंटे मुस्लिम भी हो सकते हैं और 6 घंटे आप कम्युनिस्ट भी हो सकते हैं। वो एक ट्रांजिट का उन्होंने एक फॉर्मेट दिया, और मुझे लगता है यही ट्रांजिट का जो फॉर्मेट है माओइस्ट आउटफिट्स के साथ भी रहा। अभी हाल फिलहाल की घटना बताता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर जब ब्रेकडाउन हुआ 2019 में, पीएफआई वाज बैंड इन झारखंड। We got a letter. That letter I have published in my book, that Bleeding India 4 Aggressors. In that letter, there was an input from the MHA that people from PFI and CPI Maoist. So 2 persons were named. One Basanta Kumari, she is related to Sai Baba, and one gentleman was named Anjani Kumar Mal. So they were liaising between Popular Front of India and CPI Maoist. So they could collaborate and they could come on one platform. And after that, a meeting was held in Kolkata. In CPI Maoist meeting was held, in which a general secretary of the Popular Front of India he participated. तो ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये एक कॉमन मिनिमम फ्रंट के नाते, दो दे हैव डिफरेंसेस बिटवीन देम, लेकिन कॉमन मिनिमम फ्रंट में क्या है? इंडिया इज अ कॉमन एनिमी, इंडियन स्टेट इज अ कॉमन एनिमी, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पार्टी बीजेपी इज अ कॉमन एनिमी, द आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ कॉमन एनिमी। तो
उनका है कि वी मस्ट कम टुगेदर, मेक अ कॉमन मिनिमम फ्रंट एंड फाइट टुगेदर अवर कॉमन एनिमी फर्स्ट, बाद में अपना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम लोग कर लेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और उनके साथ होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में इंडिया को ध्यान दिया, फोकस किया, कंसर्टेड ऑपरेशंस किया, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने में होमवर्क की जरूरत होती है, बहुत बड़े पैमाने में ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। और ये वो तो सस्टेन्ड ऑपरेशन, पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ में 400 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं, हजारों के तादाद में सरेंडर किया है। और अभी द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज, जो माओवादियों का कैडर स्ट्रेंथ हुआ करता था 10 से 12,000, दैट हैज बीन रिड्यूस टू ओनली 2,000। उससे 1,500 से 1,500 छत्तीसगढ़ में है, बाकी जो 300-400 इधर उधर है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि 31 मार्च 2026 के पहले वो भी शायद सरेंडर कर लेंगे। तो ये जो मुहिम चलाया गया है और इसका जो नतीजा पॉजिटिव आया है, इसके बारे में और चर्चा होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जिस लेवल पे सरकार ने काम किया है। तो इसी के साथ आज का चर्चा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस तरह की चर्चा हम जारी रखेंगे एक नए नए चीजों के ऊपर। एक वेरी इंपॉर्टेंट इशू आया है जिसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे, दैट इंडिया हैज क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। और वो भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस लाइक कोविड एंड एवरीथिंग एल्स। बट फॉर टुडे, विनयदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू पथिक जी, थैंक यू सो मच, नमस्ते।